नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हाथरस मामले पर सूबे की पुलिस और हाथरस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हां, रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। इस बीच सीबीआई ने हाथरस कांड की जांच शुरू कर दी है और सबूत खंगाल रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हाथरस पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार जब लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपना बयान दर्ज कराने के बाद जब हाथरस अपने घर पहुंचा। हाथरस केस की जांच अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के पास है। सीबीआई की टीम ने केस से जुड़े जरूरी दस्तावेज जुटा लिए हैं। चंदपा थाने से सारे कागजात ले लिए हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई की टीम एसआईटी से भी बात कर रही है और केस से जुड़े अहम पहलुओं की जानकारी ले रही है। जल्द ही जांच टीम क्राइम सीन का मुआयना भी कर सकती है। उम्मीद है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और ना हमें पता हो बात के बारे में। आप रामू की माँ है? रामू की माँ है और रामू हम रामू की कह सकते हैं कि रामू माँ हो। खिलर पे हो रामू मारो। 7 बजे गए हो, 12 बजे घर आए हो। और जितनी नाम बढ़ाए और उन्नी बढ़ाए जो दलील को आई गाते हमने जो आरोप लगाया बालक ने झूठो साची। ये तो आरोप है। अब हम तो जा चीज में कुछ ना कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं सरकार से कि हमें तो न्याय चाहिए। हमें तो न्याय चाहिए सरकार से, हमारी यही उम्मीद है। हम इससे ज्यादा और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तो बेटी भी चली गई और हमें तो क्या कहते हैं न कोई अभी न्याय मिलो और हमारे ऊपर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सीबीआई और एसआईटी जांच के बीच सोमवार को पीड़ित परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को अपना दर्द सुनाया। कहा, आखिरी बार बेटी का चेहरा भी नहीं देखने दिया। पीड़ित परिवार की इस शिकायत पर अदालत ने वहीं खड़े एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से पूछ लिया कि उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो भी वो वैसा ही करते। राज कह रहा है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा गैदरिंग थी, जबकि ऐसा नहीं था। हार्डली 50 से 60% थे। जब नाइट में अंतिम संस्कार किया गया, जो रिलेटिव्स थे उनके गांव के कुछ लोग थे, जबकि वहाँ पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा थी, करीब 200 से 300 की संख्या थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ ही नहीं सकता था। पुलिस के पास आम से अपने तरीके हैं, अपना मेथड है, वैसे वो वर्क करती। लेकिन एटलीस्ट उस बेटी को सुबह 5 बजे तक उनको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, परिवार को दिखाया जाता। रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार करने को लेकर हाईकोर्ट ने सूबे के आला अधिकारियों और हाथरस प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। अब अदालत ने 2 नवंबर की तारीख तय की है जब पीड़ित परिवार के आरोपों पर बहस होगी। पीड़ित पक्ष के परिवार के सारे लोग कोर्ट में हाजिर हुए थे। कोर्ट ने उनसे भी पूछताछ किया है। एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम हाथरस, उनसे भी कोर्ट ने पूछताछ की है। डिटेल्ड ऑर्डर अभी बाद में पास होगा। अंतिम संस्कार के बारे में ही डिसीजन अभी होना है। हमने अपना पक्ष रखा है, पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद, अभी 2 नवंबर कोर्ट में पेशी के लिए पीड़ित परिवार हाथरस से लखनऊ बेहद कड़ी सुरक्षा में पहुंचा था और कड़ी सुरक्षा में वापस हाथरस लौट आया। अब इंतजार है इंसाफ का। हाथरस से जितेंद्र बहादुर के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ, आज तक। करौली में पुजारी की हत्या की जांच की जिम्मेदारी राज्य की सीबीसीआईडी ने ले ली है। जयपुर से करौली पहुंची जांच टीम लगातार सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन मामले पर सियासत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। बहुत बुरा खेला, संता देने का बहुत बुरा खेला। ऐसी राजस्थान में कभी नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पंडित जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। करौली जिले के बुकना गांव में जांच कर रही सीबीसीआईडी के सामने चुनौती काफी बड़ी है। सियासी झंझावातों के बीच सच सामने लाने की चुनौती है। ये पता लगाने की चुनौती
कि पुजारी बाबूलाल वैष्णव की हत्या किसने की। मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करूंगा और जो हमारे राजस्थान सरकार है उससे भी विशेष प्रार्थना करूंगा। देखो काफी बातें हैं जो सब जान चुके हैं पब्लिक, कोई बात छिपी हुई नहीं है, लेकिन मेन बात यही है कि जो हमारे बच्चा है बाबूलाल जी का, उसको सरकारी नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। वो परिवार का आधार स्तंभ वही है। उसके 6 बहन हैं, वो खुद मंदबुद्धि है, बीमार रहता है। उसकी एक बहन है वो काफी समय से बीमार है, उसकी मम्मी बीमार है, पूरी तरह परिवार कुपोषण से ग्रसित है। सारी चुनौतियों पर जीत हासिल करने के लिए सीबीसीआईडी की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। इन्वेस्टिगेशन का अपना प्रोसेस है, उसकी आज शुरुआत हुई है, हम कर रहे हैं उसको एंड विल डू एज फास्ट एज वी कैन। जयपुर के करौली पहुंची जांच टीम ने सबसे पहले क्राइम सीन का मुआयना किया, फिर एफएसएल की टीम को बुलाया गया और फिर शुरू हुई सबूतों को इकट्ठा करने की कवायद। और सीबीसीआईडी की जांच जैसे ही करौली घटना में शुरू हुई है, फॉरेंसिक लैब को भी बुलाया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, एफएसएल के कर्मचारी हैं जो तमाम किट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप आगे देख पा रहे हैं सीबीसीआईडी की टीम है ठीक मेरे पीछे, वहां जहां जांच चल रही है। बाबूलाल को वहीं पर जलाया गया था और अब फॉरेंसिक लैब को बुलाया गया है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन शकील अहमद आगे आए। ये जो फॉरेंसिक टीम है ये आगे जा रही है। जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। करौली को लेकर गहलोत सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सरकार की ओर से प्रतिनिधि 6 दिन बाद पहली बार गांव पहुंचे। मंत्री अशोक चंदन, कांग्रेस के नेता महेश जोशी और इलाके के विधायक रमेश मीणा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। 10 लाख के मुआवजे का चेक सौंपा। परिवार को सहायता राशि के रूप में 10 लाख रुपए अभी दे दिए गए हैं। उन्हें जो उनके पुत्र हैं उसको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। परिवार को थोड़ी सी सिक्योरिटी से संबंधित वो समस्या बता रहे थे, तो निर्देशित कर दिया गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स निरंतर, जब तक परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, 10 दिन 12 दिन 1 महीने का नहीं, जब तक ये परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और खुद नहीं कहेगा, तब तक निरंतर पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर रहेंगे। उधर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा दिल्ली से करौली पहुंच गए और परिजनों को 25 लाख की मदद का भरोसा दिलाया। माता जी के खाते में 25 लाख रुपए हम लोग ट्रांसफर करेंगे। उसके साथ साथ मैंने उनके परिवार से ये विनती की है कि इस पैसे को एफडी कराना है क्या, बच्चों के नाम पे भविष्य के लिए रखना है क्या, घर या दुकान बनाने के लिए कोई आपको मदद चाहिए क्या, तो वो भी हम उनकी मदद कराएंगे। करौली में पुजारी की हत्या को लेकर कई संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय परशुराम सेना ने परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की है, जिसमें परिवार के लिए इंसाफ की मांग की गई है। हमारी मांगे यही है कि भाई इनको एक तो अपराधियों की जो धरपकड़ है वो अभी तक काफी टाइम भी हो चुका है और अभी तक अपराधी पूर्ण रूप से गिरफ्तार नहीं हुआ, तो उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। और इनका जो आवास है, इनको जो आवास देने की बात हुई थी वो अभी तक इनकी पूरी नहीं हुई है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई सहायता अभी तक मिली नहीं है, तो इनका आवास भी है जो तहसील स्तर पर किया जाए। फिलहाल करौली की घटना में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी अब भी फरार हैं। सूबे की सरकार लगातार दावा कर रही है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। देखने वाली बात होगी कि जांच एजेंसी के हाथ आरोपियों की गिरेबां तक कब पहुंचते हैं। आशुतोष मिश्रा, करौली, आज तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का चीन प्रेम जागा है। विवादित बयान देने के लिए जाने जाने वाले फारूक अब्दुल्ला ने इस बार कहा है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 चीन की मदद से रिस्टोर किया जा सकता है। अब्दुल्ला के बयान पर अब सियासी हंगामा बरपा है। और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया। कौन कहता है कि जुबान कैंची की तरह चलना सिर्फ एक मुहावरा है। देखिए, सीनियर अब्दुल्ला की जुबान कैंची से भी तेज चल रही है, मगर कैंची से तेज चलती इस जुबान में देश के खिलाफ जहर भरा है। इस जुबान में चीन के खिलाफ सरहद पर खड़े जवान का अपमान और चीन के प्रति प्रेम का पूरा आसमान है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर।
हैरानी होती है कि संसद में बैठने वाला एक सांसद उस देश के लिए दुआ मांग रहा है जिससे लड़ने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। एक सांसद उस देश के पक्ष में खड़ा है जिससे चारों खाने चित करने के लिए देश का एक एक प्रहरी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। देश का एक सांसद उस मुल्क की तरफदारी में लगा है जो सरहद पर हमारे जांबाजों के साथ छल से खूनी खेल खेलता है। तो सवाल यह है कि क्या फारूक अब्दुल्ला चीन को सही मानते हैं और भारत को गलत? क्या फारूक चीन की विस्तारवादी नीति के समर्थक हैं? अनुच्छेद 370 है जिसको कि संवैधानिक तरीके से भारत के संसदीय पटल पर एब्रोगेट किया गया था, हटाया गया था। चीन के सहायता से पुनः उसे इंस्टॉल किया जाएगा। चीन के सहायता से पुनः आर्टिकल 370 को वापस लाया जाएगा तो स्वाभाविक है, न केवल यह चिंतनीय है अपितु ये दुखद है। श्रीनगर से सांसद फारूक अब्दुल्ला भूल गए कि सांसद बनने के साथ ही लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले सदन में सांसद देश की संप्रभुता और अखंडता की शपथ लेते हैं। मगर वो भूल गए अपनी शपथ, भूल गए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, भूल गए देश के प्रति सांसद होने की जिम्मेदारी। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहां बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उसे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया। मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्हें आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है। अब्दुल्ला का ये बयान किसी भी ऐसे शख्स को चुभ सकता है जो देश के प्रति जिम्मेदार है, जिसे देश से प्यार है, जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जोरदार प्रहार किया। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे? अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। फारूक अब्दुल्ला के बयान के खिलाफ जम्मू में शिवसेना ने प्रदर्शन किया और फारूक अब्दुल्ला होश में आओ के नारे लगाए। हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नसीहत देते हैं कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करें। कभी वो जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का गुणगान करते थे और आज धारा 370 को लेकर उन्हें चीन की नाखुशी की चिंता है। मैं उनको बता दूं कि जम्मू कश्मीरी नहीं, देश के किसी भी मुद्दे को जब हल करना हो तो बाहरी ताकतों का नहीं बल्कि जनता के समर्थन की जरूरत होती है। जम्मू बीजेपी नेताओं में अब्दुल्ला के बयान को लेकर रोष है। पहले पाकिस्तान के पीछे भागते रहे, अब चाइना का समर्थन कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी बातें हैं। इस तरह की बातें करना, इससे पहले उन्हें सोचना चाहिए। वो एक जिम्मेदारी के पद पर रहे हैं। इस देश के दो बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर भी रहे हैं। भारत का खा करके, भारत के खिलाफ और चाइना का समर्थन करके, मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं सलाखों के अंदर होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला तो बोलकर चले गए, मगर उनका बोलना एक बार फिर प्रदर्शित कर गया कि उनकी सोच देश को लेकर क्या है। सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता अपने ही देश के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करके क्या बताना चाहते हैं। इसलिए अब्दुल्ला को तो यही नसीहत दी जा सकती है कि जुबान पर लगाम दिखती नहीं है, मगर होनी जरूर चाहिए। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।